आज पीड़ितों से मुलाकात करेगी न्यायिक आयोग की टीम, जहां आज एक बार फिर से अधिकारियों के जो बयान हैं उन्हें रिकॉर्ड किए जाएंगे, उन्हें दर्ज किए जाएंगे और उसी के आधार पर एक बकायदा जो रिपोर्ट है वो अगले 2 महीने तक तैयार भी करनी है। पुलिस कर्मियों के भी इस दौरान बयान दर्ज होंगे, जहां पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के जो पहलू हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में पुलिस और जिला प्रशासन के सभी दस्तावेज भी इस दौरान लिए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई अगर अनहोनी या फिर कोई भी ऐसी लापरवाही चूक देखने को मिल पाती है तो निश्चित तौर पर तुरंत में एक्शन यहां पर न्यायिक जांच आयोग की टीम के जरिए लिया जाए। क्योंकि कल सुबह 11 बजे का वो समय था जब ये निर्धारित किया गया था कि जांच की जो टीम है वो मौके पर पहुंच जाएगी, सबसे पहले मौके का मुआयना करेगी, पीड़ित पक्ष से बयान लेगी, जो लोग घायल हुए हैं, जो वहां पर बकायदा जिन्होंने अपनी आंखों से पूरे इस हादसे को देखा था, इस पूरे घटनाक्रम को देखा था, उनके बयान रिकॉर्ड करने भी बेहद जरूरी हो जाते थे। तो अब एक बार फिर से, कल भी हालांकि कई बयान रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन आज एक बार फिर से पीड़ित पक्ष के पास न्यायिक आयोग की ये टीम जाएगी और जांच पड़ताल के तहत घायलों से भी मुलाकात करती हुई और उनके बयानों को भी इस रिकॉर्ड के जरिए शामिल किया जाएगा, जिसके बाद 2 महीने के बाद जो रिपोर्ट तैयार करके भेजनी है, आगे यहां पर रखनी है जब राज्य सरकार के समक्ष और प्रशासनिक अमले के तमाम बड़े आला अधिकारियों के समक्ष, तो उस दौरान इन तमाम बयानों को ही जांच पड़ताल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा कि किस तरह से चीजें वहां पर घटी है। ऐसे में न सिर्फ पीड़ित पक्ष बल्कि इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि जब अधिकारी आज वहां पर पहुंचेंगे तो पुलिस कर्मियों के भी बयान दर्ज होंगे जो उस दौरान ड्यूटी पर तैनात थे, कि आखिर किस तरह से 80,000 से, सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि 80,000 से 2.5 लाख की संख्या अनुयायी की और जो तमाम वहां पर बाबा के चाहने वाले लोग थे वो कैसे पहुंच गए। बट ठीक है, अगर 2.5 लाख का भी आंकड़ा पहुंच गया तो पुलिस प्रशासन की तरफ से ये तैयारियां पहले क्यों नहीं की गई कि किसी तरह से वहां पर कदम उठाया जा सके, अगर भगदड़ मचती है तो इस तरह का हादसा होगा। और ऐसे में अब पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज होने हैं, पुलिस और जिला प्रशासन से सभी जो दस्तावेज है वो भी ले लिए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई भी ऐसा एंगल यहां पर मिस न हो जिसको लेकर न्यायिक जांच आयोग की टीम पर भी सवाल उठते हुए नजर आ पाए। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस पूरे हादसे के बाद प्रशासनिक अमला, उत्तर प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारियों पर लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि पुलिस वालों की सबसे बड़ी लापरवाही है, प्रशासनिक अमले की सबसे बड़ी लापरवाही है, उसके बाद की जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर क्लियर करनी बेहद जरूरी हो जाती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हाथरस से सचिन यादव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और विकास तिवारी मैनपुरी से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले सचिन, आपका रुख करते हुए क्या कुछ खास अपडेट मिल पाई अब तक हाथरस से? देखिए, बिल्कुल अभी मैं इस समय खड़ा हूँ निरीक्षण वन, ये हाथरस है। यहाँ पर जो जांच आयोग की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और जो लोग अपने घटनाक्रम को लेकर जो बयान दर्ज कराना चाहते हैं उनके बयान यहाँ पे दर्ज करना शुरू हो चुके हैं। मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो दिखाए अंदर की जो तस्वीरें हैं, वहाँ पे जो टीम अंदर बैठी हुई है, जो लोग लोकल के हैं वो अपने बयान दर्ज कराना चाहते हैं। या पीछे ये निरीक्षण भवन में यहाँ टीम रुकी हुई है और लगातार यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं जिनके बयान दर्ज होने हैं वो लगातार लोग आ रहे हैं, अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल पुलिस ने जो आरोपी था, मुख्य आरोपी था, उसको निश्चित तौर पर कोर्ट में पेश किया, उसके बाद उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, उसके बाद लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जो एसआईटी गठित की गई है वो यहाँ पर कल हाथरस पहुंची थी और डीएम एसएसपी के साथ साथ एडीएम और पुलिस प्रशासन से मुलाकात की, उसके बाद जो घटना स्थल था उसका निरीक्षण भी किया है। तो अभी यहाँ पर जो कार्रवाई हो सकता है कि जो एसआईटी की जो टीम है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं ब्रजेश श्रीवास्तव, उनके हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो, लेकिन अभी कोई ऐसी सूचना हालांकि नहीं है। जी बिल्कुल, न्यायिक जांच आयोग की टीम पूरी तरह से अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। 2 महीने बाद जो रिपोर्ट सौंपनी है और उसको लेकर बयान लगातार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। विकास, आपका रुख करते हुए, चूंकि मैनपुरी का जिक्र किया जाए तो कल तक ये कहा जा रहा था कि जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, जब ये पूरा हादसा हुआ था, तो उस दौरान जो बाबा है सूरजपाल वो मैनपुरी की तरफ भागा था। बाकायदा कई सीसीटीवी फुटेज अब लगातार हर जगह से सामने आ पा रहे हैं। अब मैनपुरी में क्या भी हालात देखने को मिल पा रहे हैं, किस तरह की स्थिति और प्रशासनिक अमले का क्या कहना? मैं बताऊं कि यहाँ पर मैनपुरी जनपद में, यहाँ पर जो मैनपुरी जनपद के थाना बिस्मा क्षेत्र में ये हरिनगर में जो यहाँ आश्रम स्थित है, तो जो वहाँ पर हुआ हादसे के बाद जब यहाँ पहुंच गाड़ियों का फैला, उसके साथ मुख्य दिखाई दे रहे से इंटर किया था, उसके से हम लोग पहुंचे। उसके बाद अंदर किसी इतनी तादाद यहाँ पर सुरक्षा के लगा दिया, तो अंदर देर रात में अधिकारी सुशील कुमार उन्होंने लगा दिया नहीं, हालांकि अंदर और उसके में लगातार पर बनी रही और तब तक कोई व्याप आया था लगातार। तो
लगातार वहाँ पर आ रहे थे। अब भी याद पर जो अंदर वाले तो आश्रम की 12 फीट ऊंची है और गेट की ऊंचाई आलीशान अंदर से बना हुआ है। और हालांकि के अंदर भी अलाउ नहीं होता, यहाँ पर उनके जो अनुयायी है वो अंदर हैं। और प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों ही पर यहाँ मौजूद है। अभी दृष्टि से यहाँ पर मौजूद है। जो पूरे घटना में जो इनका मुख्य आरोपी था गिरफ्तार है, अन्य पर दर्ज था। उन 6 को मैं उनको गिरफ्तार कर बाबा तक मीडिया के सामने से ही कहीं बयान आपने बाबा और हुआ जिस तरीके से मीडिया एक बयान जारी किया, मगर पुलिस अभी भी उनको तलाश कहाँ चीज का पता नहीं लगा। इस आश्रम हाँ है, मगर वहीं पुलिस साफ मना कर रही है। जो इस बिल्कुल। और विकास, देखिए अभी बेशक से सन्नाटा पसरा हो, आश्रम के बाहर किसी भी तरह की कोई भीड़ भाड़ या फिर भारी संख्या में जो अनुयायी है वो नजर ना आ रहे हो, लेकिन ऐसे में समझना ये भी बेहद जरूरी हो जाता है। जो अनुयायी है वो इतने बड़े हादसे के बाद, इतने बड़े घटनाक्रम के बाद अभी भी आश्रम में पहुंच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, क्योंकि कई तस्वीरें अभी इसी आश्रम से सामने भी आई है, सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। ऐसे में सचिन, एक बार फिर से रुख आपका, चूंकि देखिए हाथरस में ये बड़ा हादसा घटित हुआ था, उसके बाद से तमाम तरह की अपडेट्स इस पूरे मामले पर मिल रही थी, लेकिन अंत में सवाल ये उठ जाता है कि अब तो बाबा मीडिया के सामने मुखातिब भी हो गया, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। बाबा की गिरफ्तारी कब होगी, इस बारे में ना प्रशासनिक अमला कुछ कहता है और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी के सियासतदान। देखिए, इसमें बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एफआईआर लॉन्च हुई उसमें बाबा का कहीं नाम और निशान नहीं है। उसके बाद बाबा मैनपुरी में जाकर छिप जाता है। निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन वहां तैनात रहता है और उसके बाद बाबा का एक बयान आता है। अब तक इस पूरे मामले में 9 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें जो 2 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। आज एक और की पेशी है, तीसरे अन्य की। तो निश्चित तौर पर जो कल जो एसआईटी पहुंची है हाथरस, उसने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की है। और उसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया, उन्होंने कहा कि जो मुख्य आरोपी था देव प्रकाश करके जो नाम का है, उसका जो उसके बारे में खुलासा पुलिस ने किया बेहद चौंकाने वाला है कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ था और उसके जितने भी जो उसकी अचल संपत्ति है उसकी जरूर एजेंसी से जांच कराई जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। और देखिए, अगर वेद प्रकाश मधुकर का जिक्र किया जाए, जो मुख्य आरोपी यहां पर बताया जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के तुरंत बाद बाबा मीडिया के सामने मुखातिब हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई डर या भय रहा होगा कि कहीं अब पुलिस प्रशासन की तरफ से पूछताछ अगर मधुकर से की जाती है तो कई तरह की बातों का जिक्र वो कर सकता है, या फिर क्या पता इस पूरे घटनाक्रम में जिस भी तरह से उनकी संलिप्तता देखने को मिल पाई है उसका भी जिक्र वो कर सकता है। और इसी डर की वजह से कल बाबा की तरफ से कई रिएक्शन दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहना कि मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं और जो भी यहां पर 121 लोगों की जान गई है उससे मैं बहुत व्यथित हूं। लेकिन इस बीच अगर प्रशासनिक अमले का रोल का जिक्र किया जाए, अभी तक बाबा का नाम एफआईआर में दर्ज सचिन नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल यही पूछा जा रहा है कि जो 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, छोटी मछलियों को तो जेल में डाल दिया, उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन मगरमच्छ का क्या? मगरमच्छ का तो कहीं नामो निशान ही नहीं नजर आ रहा। मीडिया में जो खबरें चल रही थी कि आखिर बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ छुपा हुआ है, गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है, एफआईआर में उसका नाम क्यों नहीं है, तमाम सवाल मीडिया लगातार उठा रहा है। और उसके बाद बाबा का सामने आना कहीं न कहीं एक बड़ी बात है और उसके बाद कार्रवाई न होना। निश्चित तौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया, छोटी मछलियां गिरफ्त में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना, यानी बड़े मगरमच्छ को आखिर कौन बचा रहा है, ये सबसे बड़े सवाल जरूर है। और यहाँ पर लगातार मेरे पीछे आप देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर एसआईटी का जो आयोग है, रिटायर्ड जस्टिस से उसमें नेतृत्व में टीम काम कर रही है। लोकल के लोगों के यहाँ बयान दर्ज किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो लोग अपने बयान दर्ज कराना चाहते हैं वो लोग अपने यहाँ पर आकर बयान दर्ज करा रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि ये जो एसआईटी टीम है ये कब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बार की मीडिया को जानकारी देते हैं, किस तरह की क्या कार्रवाई अब तक हुई है, क्या घटना का निरीक्षण किया, घायलों का हाल जाना, तो किस तरह की क्या चीज सामने निकल रही है हुई है, जिसके चलते अखिलेश यादव की तरफ से कई सवाल उठाए गए। बाकायदा अगर अखिलेश यादव का यहाँ पर विकास जिक्र किया जाए तो अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वो चिट्ठी साझा की गई है जिसमें एक बेटे के जरिए ये कहा गया कि मेरे पिता को जबरदस्ती पुलिस प्रशासन ले गया, जबकि उनका इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। अब उसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? एक तरीके से ये अभी विपक्ष है, जो कि विपक्ष है, उनके नए तरीके से उनके बयानबाजी आते हैं और सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी जी हो,
तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। इसकी वजह से उनके बयानबाजी इस तरीके से आते। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिस तरीके से उसमें जो पीड़ित रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज को माना, मगर बाबा को दोषी वो भी नहीं बोल रहे हैं। बोले अचानक से भगदड़ हो गई जिसका शिकार हुए, और वहां पर जो पुलिस प्रशासन जो था उसने मदद नहीं की इस तरीके से, और जो भगदड़ हुई है कहीं ना कहीं कुछ उसमें अराजक तत्व थे उनके द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं जो पीड़ित हैं कुछ उनका ये भी कहना है कि वहां पर इस तरीके से कई वर्षों से उनके बाबा के सत्संग में जा रहे, मगर कभी भी इस तरीके की घटना नहीं हुई। ये सोची समझी प्लानिंग के तहत उसमें अराजक तत्व घुसाए थे जिन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, और उसके बाद में ये बड़ा हादसा हो गया है। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरना चाह रहे हैं। एक सिंपैथी भरा मैसेज तो नहीं उनकी तरफ से आया, मगर कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। और इसलिए विकास लगातार अब ये सवाल उठ रहा है कि जब लोकसभा चुनाव थे और जब विधानसभा चुनाव हुआ करते थे, तो उस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से अपने ही गढ़ में कम से कम हाथरस, मैनपुरी, इन जगह जाते थे, मुआयना करते थे, वहां के मुद्दों को उठाते थे, लोगों से बातचीत करते थे, तब एक अलग तरह की तस्वीरें सामने आती थी। लेकिन जब हाथरस में इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हो गया है, तो राहुल गांधी दिल्ली से हाथरस पहुंच गए पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने, लेकिन अखिलेश यादव का अभी तक कोई नामो निशान नहीं कि कब जाएंगे मुलाकात करने के लिए। अगर कहीं ना कहीं बात की जाए कि जिस तरीके से भोले बाबा उर्फ साकार विश्व हरि के नाम से जो ये बाबा जो प्रसिद्ध है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी नेता का इनके ऊपर हाथ है, जो कि इस तरीके से हो सकता है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्व हो उनके साथ में। तो कहीं ना कहीं इसको लेके मुझे लगता है कि जिस तरीके से हाईलाइट ये पूरे हाथरस का ये मामला है, इस तरीके से वो ज्यादा बयानबाजी करके सामने आके ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, जिससे किसी भी तरीके से मीडिया उनको घेरे। इस तरीके से उनके बयानबाजी जो भी अभी तक जहां असर में ना तो वो यहाँ आए ना पीड़ितों तक पहुंचे, कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपना एक स्टेटमेंट भी मीडिया को दिया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने का दिया लोगों को। बिल्कुल, प्रशासनिक अमले का फेल्योर विपक्ष बता रहा है, और विपक्ष के साथ साथ समाजवादी पार्टी जबकि एक बड़ी भूमिका के तौर पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा सीटों पर यहां पर अखिलेश यादव की देखने को मिल पाती है। सचिन, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए हाथरस से कई तरह की तस्वीरों का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, और सवाल यही उठाया जा रहा है हिंदी खबर की तरफ से प्रमुखता के साथ कि आखिर एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है, और बाबा अब कहां फरार है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर से वही सवाल उठ जाते हैं कि जब बाबा मीडिया के सामने मुखातिब हो जाता है, न्यूज एजेंसी के सामने आ जाता है, अपने बयान दे देता है, तब भी पुलिस प्रशासन के हाथ खाली। क्या अभी भी पुलिस प्रशासन लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही बाबा की? सचिन, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी 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 सचिन, बाबा की लोकेशन ट्रेस करने के कई दावे यहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अब खुद सवाल उठ जाते हैं। वो कितने गंभीर इस मुद्दे को लेकर है, वो सीधे तौर पर पता चलता है कि बाबा खुद मीडिया के सामने आ गया, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं आया अभी तक। देखिए, निश्चित तौर पर अहम सवाल है कि जिस तरीके से बाबा ने आकर एक पर्सनल इंटरव्यू दिया और उसके बाद अपनी बात सामने रखी, उन्होंने पीड़ितों की संवेदना व्यक्त की, लेकिन जिस तरीके से पुलिस को सारी चीजें लोकेशन ट्रैक होने के बाद भी बाबा की गिरफ्तारी न होना सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित तौर पर ये स्थिति तभी साफ हो गई थी जब एफआईआर लॉन्च हुई, उसके बाद एफआईआर में बाबा का नाम नहीं था। तो निश्चित तौर पर अगर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो बाबा है, ये सूरजपाल जिसका नाम है, आखिर इसको कौन बचा रहा है, ये तमाम सवाल ऐसे आए क्योंकि राजनीतिक पार्टियां 2027 के मद्देनजर देखिए, निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल है अपनी रोटी सीखने का पूरा काम कर रही है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप ये समझिए कि जो ये बाबा का जो अनुयायी इसके है, वो मैक्सिमम जो अधिकतम जो संख्या है वो समाज के लोगों की है। तो कहीं ना कहीं इसको 2027 दो राजनीतिक दल देख रहे हैं। बिल्कुल, मेरे एक और सहयोगी कासगंज से हमारे साथ लाइव बने हैं जुम्मन, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए हाथरस और मैनपुरी में तो अलग अलग तरह से प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लेकिन जुम्मन में क्या स्थिति देखने को मिल पा रही है हाथरस कांड के बाद? जी, आपको बता दूं, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ कासगंज जनपद की पटियाली तहसील क्षेत्र के गांव बहादुर नगर, जो भोले बाबा का पैतृक गांव है, और मैं उनके आश्रम के यहाँ बाहर अभी मौजूद हूँ, खड़ा हूँ। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई लोगों की हलचल नहीं दिख रही है। जो उनके भक्त आते थे, अनुयायी वगैरह, कोई नहीं दिखा। पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जब से हादसा हुआ है हाथरस में, तब से पूरी तरीके से यहाँ को सन्नाटा कोई भी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ मैंने ये जो उनके एक अनुयायी जो उनके सेवादार थे, उनसे मैंने जानी बात करी, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हाथरस में ये कांड हुआ है, तो ये हादसा जो हुआ है हाथरस में, तो वो एक उसको जुम्मन, चूंकि देखिए आप इस वक्त सूरजपाल के जो पैतृक गांव है वहां पर आपकी उपस्थिति है, मौजूदगी है, ग्राउंड जीरो से लगातार उन तस्वीरों को भी साझा कर रहे हैं। ऐसे में वहां के अनुयायियों का क्या कहना, वहां के लोगों का क्या कहना, क्या वो लोग यहाँ पर सूरजपाल को किसी भी तरह के इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार मान रहे हैं, मुख्य आरोपी समझ पा रहे हैं?
हाँ, जो उनसे मैंने उनके जो वो सेवादार है उनसे मैंने बात करी, तो वो इस तरह के कर रहे हैं। तो कोई भी इसमें बाबा सूरजपाल भोले बाबा की कोई भी वो नहीं है इसमें। जो भी हादसा जो हुआ है इसमें जो अराजक तत्व और जो है उस तरीके का जो अराजक तत्व द्वारा बताया जा रहा है कि ये सब हादसा हुआ है, और कोई भी गलती बाबा की नहीं बता रहे हैं। और देखिए जुम्मन, यही वो अंधविश्वास है जो अंधविश्वास लगातार अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, और इसी अंधविश्वास के जरिए ये कहा जा सकता है कि इन पाखंडी बाबाओं का जो बिजनेस है किस तरह से व्यापक स्तर पर चल रहा है। लेकिन सवाल ये कि इस अंधविश्वास से पर्दा अब उठ रहा है, उसके बावजूद भी क्या लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा? जी, आपको बता दूं, जैसे कि जो लोगों का बताया जाता है अंधविश्वास है, कुछ यहाँ गांव में नल भी लगे हुए हैं, तो लोगों जहाँ उनके गांव के लोग हैं तो वो कुछ बताते हैं कि नल का पानी लोग यहाँ से भर के ले जाते हैं, उसको जल बताते हैं, और जो पानी के नल का पानी पी जाता है बीमारियां दूर हो जाती है। यहाँ तक ये बताया गया कि अंदर की बीमारियां दूर हो जाती है। तो देखा गया है ये पूरी तरीके से एक अंधविश्वास और पूरी तरीके से ये गलत बात साबित होती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि नल है, पानी पिया जाता है और उसमें कोई कुछ नहीं है इस तरीके का। बिल्कुल सचिन, आपका रुख, चूंकि देखिए हाथरस में ये पूरी तरह से घटनाक्रम घटित हुआ था, लेकिन इस बीच